तो देखिए, सबसे पहला जो क्वेरी ये है कि वर्ड लिमिट कैसे, मतलब बोलते हैं कि भाई एस्से में इतना वर्ड लिमिट का होता है तो इतने वर्ड लिमिट में हमें लिखना है। ओके। और प्रेसी में 1/3 में लिखना है, इस तरह से बोला जाता है। तो वर्ड लिमिट के बारे में हमें बात करना है। अब देखिए, स्टूडेंट्स, सबसे पहली चीज है, बच्चे जो है ना 100 घंटे, सॉरी, 100 मार्क्स का पेपर 3 घंटे में खत्म करते थे, इफ यू रिमेम्बर ग्रेजुएशन में, 12th एग्जाम में। यहाँ पर आपको 200 मार्क्स का पेपर को 3 घंटे में खत्म करना है। तो ये जो है बहुत डॉन्टिंग टास्क है, बहुत एफर्ट लगता है, और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट कहते हैं मेरे से क्वेश्चन छूट जाते हैं, ऐसे भी बोलते हैं। ठीक है। तो आप लोगों को किस तरह से टाइम मैनेज करना है वो बता देते हैं। वो तो मैं नेक्स्ट सेशन में लूंगी, मगर वर्ड लिमिट का मैं दोनों एक ही साथ ले रही हूँ। वर्ड लिमिट और टाइम मैनेजमेंट, ये दोनों मैं एक साथ ले रही हूँ। ठीक है। तो आपको 3 घंटे में ये सारे 6 के 6 सेक्शन खत्म करने हैं। अब मैं आपको सिंपल सी चीज एक कैलकुलेशन करके बताती हूँ। देखिए, जो सबसे ज्यादा जो टाइम लेगा आपका वो सेक्शन है एसे, जो सबसे ज्यादा टाइम लेगा। ठीक है। आपको एक एसे को, 1 एसे को 20 मिनट्स में खत्म करना है। अब आप लोग जब राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हो, जो बिगनर है मैं उसके बारे में नहीं बोल रही हूँ, जो जिसका फर्स्ट अटेम्प्ट है 2024 और बहुत पॉलिश नहीं है, पहली बार यूपीएससी का एग्जाम दे रहा है, उनके बारे में बात नहीं कर रही हूँ। मैं उनके बारे में बात कर रही हूँ जो पहले दिए हुए एग्जाम यूपीएससी से बहुत अच्छे से वाकिफ है। ठीक है। और काफी प्रैक्टिस किए हुए हैं। तो उनको ऐसे अपना 20 मिनट्स में खत्म करना है। ओके। यानी आपके पास 4 ऐसे है, तो 4 ऐसे को अराउंड, आई मीन, आपको 80 मिनट्स में खत्म करना पड़ेगा, वो पूरा का पूरा 4 ऐसे। इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि आपको एक ऐसे 20 मिनट में लिखने 80 मिनट, अगर 80 का 85 मिनट्स भी हो जाए तो चलेगा, बाकी आप फिर आपको मैनेज करना पड़ेगा। मगर जब आप ऐसे लिख रहे हो तो आपको टाइम एकदम देखना पड़ेगा कि 20 मिनट्स में खत्म हो रहे हैं। यानी इस 20 मिनट्स में ही आपको ब्रेन स्टॉर्मिंग करना है। जैसे ऐसे क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, आपको क्या करना होता है, ऐसे क्वेश्चन पढ़कर सिर्फ पढ़ना नहीं है, ऐसे क्वेश्चन का एक एक की कंपोनेंट को समझना है, संधि विच्छेद करके फिर टोटालिटी में समझना है, और फिर ये आइडेंटिफाई करना है कि उस ऐसे क्वेश्चन में कौन सा ऐसा की कंपोनेंट है जिसके बारे में आपको सबसे ज्यादा लिखना है। ये करने के बाद फिर आप क्या करोगे, उस की कंपोनेंट से, सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, यहाँ पर ये 2013 का है और मैं इसी से एग्जांपल देती हूँ। तो आप देखेंगे नेक्सस बिटवीन हेल्थ प्रैक्टिशनर्स एंड फार्मास्यूटिकल कंपनीज अ कंसर्न। ओके। तो आप लोग को कोई भी इसमें पार्टिसिपेट करिए और मुझे बताइए कि इसमें सबसे ज्यादा आपको किसके बारे में बात करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वर्ड्स से। तो इस 9 वर्ड्स में ऐसा कौन सा की कंपोनेंट है जिसके बारे में आपको सबसे ज्यादा बात करनी है। तो कोई भी मुझे बता सकते हैं किसके बारे में आपको सबसे ज्यादा बात करनी है, म्यूट करके बताओ। आपको ये 20 मिनट्स में ही एक्सरसाइज करनी है। कोई भी कोशिश करो, या चैट के जरिए बताओ किसके बारे में आपको सबसे ज्यादा बात करनी है। देखिए, एक नक्सेस है, हेल्थ प्रैक्टिशनर है, फार्मास्यूटिकल कंपनीज है, और कंसर्न। ये तीन, 1 2 3 4, ये 4 की कंपोनेंट है। ओके। ठीक है, मैंने प्रीतम का देखा है। तो अब क्या आप हेल्थ प्रैक्टिशनर्स के बारे में बात करोगे सबसे ज्यादा? नहीं। क्या आप फार्मास्यूटिकल कंपनीज के बारे में सबसे ज्यादा बात करोगे? नहीं। क्या आप नक्सिस के बारे में बात करोगे? तो नक्सिस आपको क्या करना है, नक्सिस के बारे में क्या बात करोगे, उस नक्सिस को अपने कंटेंट के जरिए स्टैब्लिश करना है कि ये एक फैक्ट है, ये रियलिटी है कि नक्सिस है, हेल्थ प्रैक्टिशनर्स यानी डॉक्टर्स और फार्मास्यूटिकल कंपनीज के बीच में नक्सिस है, कनेक्शन है।
दोनों के बीच में डीलिंग होती है, ये पहले स्टैब्लिश कर देना है। उसके बाद ये चिंता का क्यों विषय है, ये एक्चुअली में आपके मेन बॉडी के बारे में बात होगी। ओके, नक्सल्स के बारे में आप थोड़ा सा बताओ, आपको कोई एविडेंस देना पड़ेगा, बताओ, नहीं एविडेंस फिर भी ठीक है। फिर आप ये चिंता का क्यों विषय है, इसमें पेशेंट सफर करते हैं, सबसे पहली चीज तो ये, ठीक है। और दूसरा क्या होता है कि डॉक्टर जबरदस्ती दवाई लिख देते हैं, ये हेल्थ पर भी, एक तो पेशेंट का मनी, दूसरा पेशेंट का हेल्थ, जबरदस्ती बहुत सारे टेस्ट लिख देते हैं। आप समझ, ये दोनों चीज की वजह से पेशेंट के वेलबींग एक सबसे बड़ा कंसर्न है। तो आप लोगों को बेसिकली कंसर्न के बारे में मेन बॉडी में बात करना है। इंट्रोडक्शन में आप नर्सेस के बारे में बात कर सकते हो। तो फर्स्ट पॉइंट कंसर्न, तो आप एक कंसर्न कौन सा है, पेशेंट का मनी, दूसरा कंसर्न क्या है, पेशेंट का हेल्थ, तीसरा हमारा खुद जो, अगर एक कंसर्न क्या है कि अगर सिटीजन्स हेल्दी नहीं रहेंगे तो हमारा नेशन भी हेल्दी नहीं रहेगा, ठीक है। तो नेशन के डेवलपमेंट के लिए जो सिटीजन्स है उनका वेलबींग बहुत इंपॉर्टेंट है, तीसरा कंसर्न हो गया, तीन हो गया फिलहाल के लिए। अभी आपको और भी याद आता तो अच्छी बात है। तो इस, ये एक पीस ऑफ कंटेंट जो इस क्वेश्चन की डिमांड को फुलफिल कर रहा है, इसके बारे में एक पैराग्राफ, फिर इसके बारे में एक पैराग्राफ, फिर इसके बारे में एक पैराग्राफ हो गया, और फिर कंक्लूजन ड्रॉ करना है। तो आपको शुरुआत में ऐसा एकदम छोटा सा ड्राफ्ट तैयार करना है। इंट्रोडक्शन में क्या है, इंट्रोडक्शन में आप नेक्सस के बारे में बात कर सकते हो, ठीक है। और या इंट्रोडक्शन में आप मेडिसिन के बारे में बात कर सकते हो, मेडिकल जो सेक्टर है उसके बारे में बात कर सकते हो, और फिर उसके बाद नक्सस के बारे में आ सकते हो, फिर पूरा कंसर्न के बारे में बताना है। ओके, ये भी करना है, फिर उसके बाद आपको लिखना है। ओके, सब कुछ 20 मिनट्स में करना है स्टूडेंट्स। तो आप कोशिश करो 310 भी मत करो। जब आपको बोल रहा है 300 वर्ड्स का, तो ध्यान रखना 290 से 310 वर्ड्स तक आप लिख सकते हो। ओके, मगर आप 290 में ही खत्म कर दो, क्योंकि आपको 3 घंटे में 200 मार्क्स का पेपर सॉल्व करना है। तो आप 290 में ही खत्म कर दो, कोशिश ये करो। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मुझे ये भी लिखना है, मुझे वो भी लिखना है, बस ऐसे में पूरा ओवर क्राउडेड हो जाता है, कंटेंट से पूरा ओवर क्राउडेड। तो ये काम नहीं करना है। ओके, तो ऐसे आप, तो वर्ड लिमिट का भी मैंने बता दिया। तो ऐसे एक ऐसे आपको 20 मिनट्स में करना है। अगर मैं मान के चलती हूँ 5 मिनट आपको लग जाता है ये सब करने में, 5 मिनट वैसे नहीं लगना चाहिए, 2 से 3 मिनट लगना चाहिए ब्रेनस्टॉर्मिंग में, और किस क्वेश्चन को समझने में, किस कौन सा की कंपोनेंट के बारे में आपको सबसे ज्यादा बात करनी है, ये सब कुछ करने में आपको 3 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। ध्यान रखना, ऐसे यहाँ पर तो सिर्फ इंग्लिश में लिखा हुआ है, मगर ऐसे हिंदी में भी लिखा हुआ है। ऐसे इंग्लिश में भी पढ़ना है आपको, हिंदी में भी पढ़ना है, चाहे आपको ऐसे अच्छे से समझ में आ गया हो, फिर भी इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में पढ़ना है। मैं दोनों मीडियम के बारे में बात करी, दोनों मीडियम वाले स्टूडेंट्स को, ठीक है। अच्छा, अब ये हम एस्से में आ गए, जिसको मतलब आपको 20 मिनट्स में खत्म करना है एस्से। अब उसके बाद हमारे में एकदम लास्ट में लिखेंगे तो बेटर रहेगा, यानी एस्से आपको टोटल 80 मिनट्स में खत्म करना है। अब हम आते हैं एस्से के बाद आर्ग्यूमेंट में। अब जो आर्ग्यूमेंट है स्टूडेंट्स, एक आर्ग्यूमेंट को आपको 15 मिनट में खत्म करना है, तो 30 मिनट्स। आर्ग्यूमेंट आसान होता है। ओके, तो इसको आपको 30 मिनट्स में खत्म कर, एक सेकेंड रुकना। अब आर्गुमेंट का चक्कर बताती हूँ। अभी भी मैंने एक आर्गुमेंट चेक किया था आप ही के ग्रुप में, अब वो आर्गुमेंट आया था। अब उसका चक्कर क्या है, 5 पॉइंट्स लिखे हैं, और किसी भी पॉइंट को एक्सप्लेन नहीं किया है, कोई एविडेंस नहीं दिया। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखिए, आर्गुमेंट्स में नंबर ऑफ पॉइंट्स मत बढ़ाइए। आर्गुमेंट में सीधे आप 2 पॉइंट्स दीजिए, फॉर में 2 पॉइंट्स, अगेंस्ट में 2 पॉइंट, मगर उसको अच्छे से इलाबरेट करिए, एविडेंस दीजिए, अच्छे से एक्सप्लेन करिए, उस पॉइंट को वजनदार बनाइए, वेटी बनाइए, रिच बनाइए, ठीक है। अब 15 मिनट में आपको, यानी एस्से आपको एक 20 मिनट में खत्म करना है, क्योंकि 20 मिनट इससे लगता है एस्से में, क्योंकि उसका आपको स्ट्रक्चर भी आपको डिजाइन करना पड़ता है, कौन से स्ट्रक्चर में मुझे लिखना है।
ठीक है, किसके बारे में लिखना है, मगर आर्गुमेंट एकदम स्ट्रेट होता है, आपको एकदम पता रहता है किसके बारे में लिखना है, इसलिए एक आर्गुमेंट आप 15 मिनट में खत्म कर सकते हो। अब आर्गुमेंट का वर्ड लिमिट अगर मैं बात करूं, ये 2013 का है, तो इसमें आर्गुमेंट थोड़ा सा अलग तरीके से आता है, इंस्ट्रक्शन इसका थोड़ा अलग होगा, मगर हम देख लेते हैं इसका आर्गुमेंट का इंस्ट्रक्शन क्या है। राइट वैसे ही है, इसमें 300 वर्ड्स लिखा है, ठीक है। राइट आर्गुमेंट्स फॉर एंड अगेंस्ट, देखिए फॉर लिखा है, मगर फिर भी स्टूडेंट्स इन फेवर, आर्गुमेंट्स इन फेवर ऐसे ऐसे करके लिखते हैं। सिंपली फॉर लिखो, डू नॉट वेस्ट योर टाइम। आप क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, इन फेवर ऑफ द, आर्गुमेंट इन फेवर, आर्गुमेंट अगेंस्ट, क्यों लिख रहे हो? जब फॉर से लिख काम बन सकता है, इंस्ट्रक्शन में भी फॉर लिखा है। पहले आर्गुमेंट में क्या करते थे ये लोग, देते थे नंबर ऑफ वर्ड्स, कितने वर्ड लिमिट में देना है, मगर अभी आप देखोगे 2013 का है, अभी आप देखोगे नंबर ऑफ वर्ड्स नहीं दिया रहता है, कि वर्ड लिमिट कुछ नहीं है। अब कोई कोई बोलता है वर्ड लिमिट नहीं, तो लिखो भाई, अच्छे से लिखो, अपने आप को कहीं तो रेस्ट्रिक्ट करोगे ना, कि लिखते ही जाओगे, नहीं। आप अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करो। आर्गुमेंट 20 मार्क्स का होता है, ऐसे भी 20 मार्क्स का होता है, ऐसे 300 वर्ड्स में लिखना है, तो आर्गुमेंट्स भी आपको 300 वर्ड्स में लिखना है, ठीक है। आप अच्छे से इंट्रो लिखो, कोई कोई इंट्रोडक्शन नहीं लिखता, ये टर्म ही नहीं लिखता है, पता नहीं क्यों नहीं लिखते, मुझे नहीं समझ में आता है। एग्जामिनर के दिमाग में क्लैरिटी आएगी ना, ये पर्टिकुलर पैराग्राफ इंट्रोडक्टरी पैरा है, क्यों आप लोग चाहते हो एग्जामिनर कंफ्यूज रहे कि भाई ये क्या क्या पैराग्राफ लिखा, इस पैराग्राफ का पर्पस क्या है, कुछ नहीं पता चलेगा। कंक्लूजन टर्म नहीं लिखते हैं, मगर हाँ आर्गुमेंट इन फेवर जरूर लिखेंगे, पूरा आर्गुमेंट इन फेवर लिखेंगे, मगर कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन टर्म नहीं लिखते हैं। रीजन मुझे नहीं पता है, लिखोगे आपको कभी नुकसान नहीं होगा, आपको फायदा ही होगा, क्योंकि एग्जामिनर के दिमाग में क्लैरिटी आएगी कि यहाँ पर ये कैंडिडेट कंक्लूड कर रहा है, यहाँ पे ये कैंडिडेट इंट्रो दे रहा है, ये फॉर का पॉइंट है, ये अगेंस्ट का पॉइंट है। एक और चीज जो आर्गुमेंट में लोग गलती क्या करते हैं, अगर आप आर्गुमेंट में पॉइंट्स ऐसे दे रहे हैं और आप अगर सब हेडिंग यहाँ पर दे रहे हैं, ठीक है, तो फिर सब हेडिंग इधर पे भी देना है, सब हेडिंग इधर पे भी देना है, अगेंस्ट में भी सब हेडिंग देना है, तीनों पॉइंट्स में। एक में सब हेडिंग, दो में सब हेडिंग नहीं, ऐसा काम नहीं करना, यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। अगर फॉर में 3 पॉइंट, अगेंस्ट में भी 3 पॉइंट, फॉर में सब हेडिंग, अगेंस्ट में भी सब हेडिंग, ओके। अब नंबर ऑफ वर्ड्स 300 वर्ड्स, ठीक है, और 2 पॉइंट्स लिखो, मिनिमम, मैक्सिमम 3 पॉइंट्स लिखो, मगर उसको बहुत अच्छे से इलेबोरेट करो। समझ में आया? तो एक आर्गुमेंट आप 15 मिनट में लिख सकते हो। अब उसके बाद मैं आती हूँ, आर्गुमेंट के बाद रिपोर्ट। रिपोर्ट बहुत आसान होता है, मगर यदि आपको रिपोर्ट का पूरा अच्छे से पता है, ये क्वेश्चन के बारे में आपने पढ़ा हुआ है, तो रिपोर्ट बहुत आसान होता है। और आपको रिपोर्ट खत्म करना है 20 मिनट्स में। इसका मतलब ये है, एक रिपोर्ट आपको 10 मिनट में खत्म करना है। अब स्टूडेंट्स 10 मिनट में रिपोर्ट खत्म करेंगे, उसमें 200 वर्ड से लिखना होता है, मगर पता है सिंपल है रिपोर्ट, मगर स्टूडेंट्स तो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, मैंने देखा हुआ है। आप जो फॉर्मेट लिखते हो ना रिपोर्ट में, उसका भी मार्क्स मिलता है। हेडिंग जो है, हेडिंग जो देते हो रिपोर्ट का, वो डबल लाइन में नहीं देना चाहिए, हेडिंग हमेशा सिंगल लाइन में होता है, उसमें सिंगल कोट नहीं देना चाहिए, ऐसे ऐसे कोट दे देते, वो नहीं देना चाहिए, अंडरलाइन कर देते, वो भी नहीं करना है। कैप्स में लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर अपना प्लेस, डेट लिखो, ऐसे प्रॉपर डेट लिखो, 24 अगस्त 2024, प्रॉपर डेट लिखना है, और यहाँ TH प्रॉपर, ऑग नहीं लिखना है, 2408 नहीं लिखना है, ऐसे नहीं। अब फिर उसके बाद रिपोर्ट क्यों 10 मिनट्स में खत्म हो जाता है, क्योंकि एक तो 200 वर्ड्स का है, ऊपर से इसका स्ट्रक्चर फिक्स है, मतलब मैंने जो रिपोर्ट पढ़ाया है ना, उसमें मैंने स्ट्रक्चर फिक्स ही करवा दिया है, ठीक है, ताकि ज्यादा ओवर थिंकिंग ना हो रिपोर्ट में। ऐसे में तो ओवरली ओवरली थिंकिंग होती है, रिपोर्ट में नहीं होगी ओवर थिंकिंग। फर्स्ट सेकेंड पॉइंट्स वाइज नहीं लिखना है, सिर्फ 3 ही पैराग्राफ होता है, ओके। पहला पैराग्राफ में आप व्हाट, व्हेन, हु, वेयर का आंसर करो, ठीक है। अगर ये नहीं हो रहा है, उसमें ऐसा कुछ इंसिडेंट वाला रिपोर्ट है, तो आप है ना, क्या इशू बेस्ड रिपोर्ट है, तो आप उससे कनेक्टेड कोई रिसेंट हुआ है, तो उसके रिसेंट इंसिडेंट हुआ है उसके बारे में बता दो। फिर सेकंड में व्हाई एंड हाउ के बारे में बताओ। और फिर थर्ड में एक्सपर्ट्स ओपिनियन। रिपोर्ट में आप कभी अपना ओपिनियन नहीं देते, क्योंकि आप रिपोर्टर हो। एक्सपर्ट्स ओपिनियन और सजेशन देना है, आप अपना ओपिनियन अपना सजेशन नहीं दोगे। बहुत आसान है, एक्सपर्ट का नाम नहीं पता, अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स, अकॉर्डिंग टू पॉलिटिकल एनालिस्ट, अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंटलिस्ट, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिस्ट, खत्म। आराम से 10 मिनट्स में खत्म हो जाएगा। 3 पैराग्राफ रिपोर्ट का रखो, मगर मैंने देखा स्टूडेंट्स को, कोई 5 पैराग्राफ दे रहा, कोई 4 पैराग्राफ। अपने दिमाग में अगर आप पहले से ही फिक्स कर लोगे ना कोई चीज, तो वो ज्यादा टाइम नहीं लेगा।
ऐसे में कुछ फिक्स नहीं होता है, कभी ऐसे में 5 पैराग्राफ, डिपेंड, कभी फिक्स नहीं होता है, क्योंकि ऐसे का स्ट्रक्चर लूज है, रिपोर्ट का स्ट्रक्चर लूज नहीं है, आर्गुमेंट का स्ट्रक्चर लूज नहीं है, इसलिए वो कम टाइम लेते हैं। ओके, और क्वेश्चन भी स्ट्रेट होते हैं। तो आपका जो आर्गुमेंट है वो आपका 20, सॉरी, रिपोर्ट है वो आपका 20 मिनट्स में खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद ये चीज हो गई, अब आता है ग्रामर। ग्रामर आपका 10 मिनट्स में खत्म हो जाएगा, से 12 मिनट्स, उससे ज्यादा नहीं लेगा। आपने पढ़ा हुआ है ग्रामर, नहीं पढ़ा हुआ है ग्रामर, दोनों केस में 10 मिनट्स में। कोई अपने ग्रामर का टेस्ट पेपर इवैल्यूएट करवाना चाहता है आप लोग में से कोई, आराम से करवा सकता है। मुझे भी, मतलब मैं जब ऐसे चेक करती हूँ तो मुझे एक ऐसे चेक करने में 15 मिनट लग जाते हैं, कभी कभी मुझे 2 बार पढ़ना पड़ता है, ठीक है। एक बार पढ़ लेती हूँ फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो फिर 2 बार पढ़ू, फीडबैक नहीं समझ में आता कैसे दूँ, ठीक है। मगर ग्रामर मुझे ना हार्डली 3-4 मिनट लगते हैं, 3 मिनट लगते हैं ग्रामर को इवैल्यूएट करने में। आप लोग दे सकते हैं अगर चाहो तो, ठीक है। तो ग्रामर आप 10 मिनट में कंप्लीट कर सकते हो। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो होता है वो 20 मिनट्स में खत्म करोगे। और प्रेसी है जो स्टूडेंट, वो सबसे ज्यादा टाइम लगाता है, 30 मिनट्स। आपको पता है ये जो प्रेसी है ना सबसे ज्यादा टाइम लगाता है, और सबसे कम मार्क्स वेटेज प्रेसी का ये 15 मार्क्स, और ये सबसे ज्यादा टाइम लगाता है। अब मैं वर्ड लिमिट का बात करूं तो रिपोर्ट आपको 200 वर्ड्स में लिखना है, तो आप 210, 190 और 210 के बीच में लिखो। जितना ज्यादा आप वर्ड्स बढ़ाओगे ना, इसका मतलब ये है आप रिस्क जोन में घुस रहे हो। वो क्या रिस्क जोन है? क्वेश्चन को छोड़ने वाला रिस्क जोन। तो उस रिस्क जोन में मत घुसो, और 200, अगर 200 वर्ड्स है तो 190 में खत्म कर दो या 210 में खत्म कर दो। ओके, अब वैसे ही 300 में लिखना है तो 290, 310। आर्गुमेंट भी आपको 300 में लिखना है, तो आप 290, 300 में खत्म कर दो आर्गुमेंट को, ठीक है। आरसी का भी मैं बात करूंगी, और प्रेसी। अच्छा, अब क्या है स्टूडेंट्स कि प्रेसी का ना लिखा रहता है 1/3 में लिखना, ओके। प्रेसी का 1/3 में, अभी मैं ये वाला प्रेसी का मैं इंस्ट्रक्शन देख लूं। प्रेसी का इंस्ट्रक्शन आपको हमेशा से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि प्रेसी का जो इंस्ट्रक्शन है वो चेंज होता रहता है, इसीलिए आप प्रेसी का इंस्ट्रक्शन हमेशा से पढ़ोगे। जैसे ये है प्रेसी, अब देखिए इसका इंस्ट्रक्शन, ये 13 का है। अटेम्प्ट प्रेसी ऑफ द गिवन पैसेज ऑफ 450 वर्ड्स। तो इस इंस्ट्रक्शन में दे दिया 450 वर्ड्स, मगर अभी का जो पैसेज आता है प्रेसी का, उसमें लास्ट में वर्ड्स दिए रहते हैं। फिर लिखा है 1/3 ऑफ इट्स लेंथ, यानी 1/3 क्या, 450 का आपको 1/3 करना है, ओके। तो 150 वर्ड्स में आपको ये प्रेसी लिखनी है। फिर सजेस्ट अ सूटेबल टाइटल, यानी आपको टाइटल सजेस्ट करना है। आपके प्रेसी में लिखा रहता है इंस्ट्रक्शन, डू नॉट सजेस्ट अ टाइटल। यू नेवर नो, यूपीएससी ना बड़ा खेलता है कैंडिडेट्स के माइंड से, बड़ा खेलता है। आप प्रेसी का इंस्ट्रक्शन जरूर से पढ़ोगे, कभी भी आ सकता है सजेस्ट अ टाइटल, कभी भी आ सकता है। तो जो बॉक्स होते हैं उसमें टाइटल का स्पेस दिया रहता है, उसमें आप टाइटल सजेस्ट करोगे। और अगर प्रेसी की शीट ग्रुप में है, आप फाइल में देखोगे तो प्रेसी की शीट दी हुई है, एकदम टॉप में हॉरिजॉन्टल बॉक्स है रेक्टेंगुलर, उसमें आपको टाइटल देना होता है। मगर अगर पूछा है तभी देगा, नहीं पूछा है तो मत देना। राइट टू प्रेसी एज फार एज पॉसिबल इन योर ओन वर्ड्स, यानी अपने वर्ड्स में यथासंभव कोशिश करो। यानी अगर आप नहीं कोशिश कर पा रहे हो तो अपने वर्ड्स में लिखने की जरूरत भी नहीं, इसका मतलब यही है। और फिर क्या लिखा है देखो, स्टेट द नंबर ऑफ वर्ड्स एट द एंड ऑफ द आंसर। आंसर के एंड में नंबर ऑफ वर्ड्स, तो आपको ये प्रेसी दिया जाएगा, पैसेज दिया जाएगा, और फिर उसके बाद आपको नंबर ऑफ वर्ड्स, जब आप पैसेज लिख लोगे तो ऐसे करके नंबर ऑफ वर्ड्स दोगे, ठीक है। और फिर अब स्टूडेंट्स क्या है ना, ओवर करते हैं। अब लिखेंगे नंबर, NUMBERO, ऐसे ओवर कर दिए, सीधे ऐसे लिखो, पता चल जाएगा ये नंबर ऑफ वर्ड्स है। फिर उसके बाद लिखा है राइट द प्रेसी ऑन द सेपरेट शीट प्रोवाइडेड एंड फास्टन देम टू आंसर बुक। तो सेपरेट शीट मिलता है, वो शीट आप फाइल में देखना, वो मिल जाएगी आपको। और वैसे भी यूपीएससी का जो प्रेसी शीट लेना है वो भी फाइल में है, स्पेसिमेन के नाम से, उसमें आपको मिल जाएगी। अंडरस्टूड माई पॉइंट? अब ये चीज आपको समझ में आ गई कि आपको किस तरह से, अगर आप कैलकुलेट करोगे इसको, तो आप करीब, कैलकुलेट करें कितने में खत्म हो रहा है, कैलकुलेट करो तो ये 100-130 मिनट्स यहाँ हुआ, फिर 30-40-50-60 मिनट्स यहाँ हुआ। तो 130 प्लस 60, सॉरी, हाँ कितना, कितने घंटे हुए, 190 मिनट्स, ज्यादा हो गए ना।
ओके, ये 190 मिनट्स हो रहे हैं तो 60 मिनट से थोड़े से ज्यादा हो रहे हैं, सॉरी 3 घंटे से थोड़े से ज्यादा हो रहे हैं। तो आप लोगों को कहीं पे कुछ ना कुछ काटना पड़ेगा, या तो ऐसे में थोड़ा सा काटो, यानी आप एकदम ऑन टाइम आप फिनिश करोगे। ओके, 10 मिनट ज्यादा हो रहा है, आपको थोड़ा सा इधर उधर काटना पड़ेगा। फाइन, कोशिश करो कि आरसी में 15 मिनट में खत्म कर दो। प्रेसी जो है ना 30 मिनट्स लेता है, मगर अगर प्रेसी कोई अटेंड करता है तो वो 40 मिनट्स भी ले सकता है, ठीक है। मगर ना इतना मैक्सिमम टाइम लगता है, अगर आपको यहाँ से 2-3 मिनट, यहाँ से 2-3 मिनट ऐसे ऐसे करके हटा दोगे तो आप पूरा 3 घंटे में खत्म कर लोगे। अब एक चीज ध्यान रखना है स्टूडेंट्स आपको, ये 20 मिनट कब लगता है आर्गुमेंट में, 30 मिनट कब लगता है वो भी मैं बता दूं, जब आप 310 वर्ड्स में लिखोगे तब लगता है। मगर 300 वर्ड्स 290 वर्ड्स में खत्म कर दोगे तो आपको ये टाइम कम लगेगा। ये मैंने मैक्सिमम टाइम बोला है जब आप लोग एग्जैक्ट वर्ड या बियॉन्ड वर्ड लिमिट जाते हो, थोड़ा सा 310 तक, तब आपको इतना टाइम लगता है। मगर अगर कोशिश करोगे 10 वर्ड्स कम लिख दोगे तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप 3 घंटे में पूरा खत्म कर सकते हो। ओके, अच्छा, अब आपको शुरुआत किससे, ऑर्डर ऑफ अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन, आपको शुरुआत किससे करनी चाहिए? आपको सबसे पहले शुरुआत ग्रामर से करनी चाहिए। अगर आपको आता है अच्छा है, नहीं आता है तो भी ठीक है, सबसे पहले आप ग्रामर अटेम्प्ट करोगे। ग्रामर पूरा अटेम्प्ट करने के बाद फिर आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये सेकंड, ये दोनों बहुत स्कोरिंग होता है। तो सोचिए आप बहुत एग्जाम जब शुरू होता है बहुत एनर्जेटिक फील करते हो, ठीक है, और बहुत फ्रेश रहता है दिमाग, तो उस समय जो भी स्कोरिंग सेक्शन है ना पहले उसको खत्म कर लो, ठीक है। आप पूरा फ्री फील करोगे इसको दो, यानी आपका ये जो है ना 25+20 यानी 45 मार्क्स का जो है ना पेपर आपका खत्म हो जाएगा तुरंत। उसके बाद ऐसे रिपोर्ट और आर्गुमेंट में आपको जो भी लगता है क्वेश्चन जो आपने पढ़ा हुआ है, जो पढ़ा है वो ही आ गया, तो सबसे पहले उसको अटेम्प्ट करो। जो बिल्कुल अनफेमिलियर क्वेश्चन लग रहा है उसको लास्ट में अटेम्प्ट करो। और फिर जब टाइम बचता है ना स्टूडेंट्स, जितना भी टाइम बचता है आपके पास, उसमें प्रेसी अटेम्प्ट करो। और प्रेसी का रफ वर्क जरूर से करना, जो लास्ट में आपको क्वेश्चन का आंसर बुकलेट, क्योंकि एग्जामिनर वो रफ वर्क जरूर देखता है। जो भी प्रॉपर प्रिपरेशन करके गया उसको पता है ये प्रेसी डायरेक्ट प्रेसी शीट में नहीं लिख सकते, उसमें रफ वर्क होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो गॉट माई पॉइंट। तो वर्ड लिमिट ये जो आपको दिया गया है ये 190 मिनट्स तभी होगा जब आप हर एक सेक्शन में आप 10 वर्ड ज्यादा लिखोगे, तब ये इतना मिनट होगा। मगर अगर थोड़ा सा कम कम लिखोगे, 10 वर्ड्स 5 वर्ड्स ऐसे ऐसे कम कम लिखोगे, तब आपका ये 3 घंटे में खत्म हो जाएगा। अच्छा, एक और चीज, आप लोग कभी भी वर्ड्स को गिनोगे नहीं ऐसे 1 2 3 4, नहीं, आपके पास इतना टाइम नहीं है। इसीलिए आपको जो ग्रुप में स्पेसिमेन कॉपी दिया गया है यूपीएससी का क्वेश्चन का आंसर बुकलेट, उसका 2-3 पेज का प्रिंट आउट निकालो, अपनी राइटिंग में उसमें लिख के देखो कि 300 वर्ड्स कितने लाइन्स में खत्म होते हैं, ठीक है। या लाइंस भी मत देखो कितने पेजेस में खत्म होते हैं, 2.5 पेज में, 3 पेज में, जिसकी बहुत छोटी राइटिंग होती है ना, मैंने देखा उसका 2 पेज में खत्म हो जाता है 300 वर्ड्स। तो आप लोग खुद ही एक्सपेरिमेंट कर लो, आपको पता चल जाएगा, वर्ड्स को काउंट करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। बेवकूफी है वर्ड्स को काउंट करना। ओके, चलिए अब है ना मैं चैट ले लेती हूँ, चैट में जो जो क्वेश्चन है। ओके, ठीक है। निशांत पूछ रहे हैं रिपोर्ट्स कितने टाइप की होती है, प्लीज स्पेसिफाई अबाउट दिस। देखिए, सीएपीएफ में जो रिपोर्ट, ऐसे रिपोर्ट बहुत टाइप की होती है, ठीक है। मुझे याद है राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में रिपोर्ट्स आते थे, बहुत पहले की बता रही हूँ, मैंने जब क्वेश्चन पेपर देखा था तो डिफरेंट टाइप्स के रिपोर्ट्स आते थे, ओके। तो मगर सीएपीएफ में एक ही टाइप का रिपोर्ट आता है, मगर उसको भी अगर मैं डिवाइड करूँ तो एक आपका रिपोर्ट होता है इशू बेस्ड रिपोर्ट होता है, जैसे कि 2017 में शायद आता है करप्शन, पॉलिटिकल करप्शन, करप्शन इन पॉलिटिक्स ऐसे करके, ठीक है। और दूसरा एक रिपोर्ट होता है इवेंट बेस्ड रिपोर्ट। तो अगर आपको याद है पोल वॉयलेंस इन बंगाल आया इवेंट बेस्ड, फिर फिर आया वाटर क्राइसिस इन चेन्नई, इवेंट बेस्ड, ठीक है। ज्यादातर इवेंट बेस्ड आते हैं, डेटा लीक ऑन फेसबुक, इवेंट बेस्ड। तो ज्यादातर इवेंट बेस्ड ही रिपोर्ट आते हैं, ठीक है, मगर इशू बेस्ड भी आ सकते हैं। जुवेनाइल अब्यूज आया
इशू बेस्ड रिपोर्ट था, मगर वो भी कनेक्टेड था करंट से, क्योंकि पॉक्सो का अमेंडमेंट हुआ था, उसी की वजह से आया था। मगर आपका इशू बेस्ड इवेंट बेस्ड दोनों हो सकता है। अगर इवेंट बेस्ड होगा तो सीधे फर्स्ट पैराग्राफ में व्हाट व्हेन वेयर इसका आंसर करो, सेकंड पैराग्राफ में हाउ व्हेन व्हाई का आंसर करो। ठीक है, अगर इशू बेस्ड आता है तो उससे कनेक्टेड कोई रीसेंट इवेंट है उसके बारे में बता दो। ठीक है, पॉलिटिकल करप्शन है तो कोई अभी कोई क्रिमिनल चार्जेस किसी पॉलिटिशियन पर लगा तो उसी से शुरू कर सकते हो। ओके, अच्छा अब मैं नेक्स्ट लेती हूँ, और क्या है। अच्छा, क्या रिपोर्ट में सोर्सेज मेंशन, मैं वही कह रही हूँ, ये सब कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप सोर्स लिखते हो रिपोर्ट में तो मतलब कोई मार्क्स का इजाफा नहीं होगा, और नहीं लिखोगे तो मार्क्स कटेगा भी नहीं। मैं तो स्टूडेंट्स को यही रेकमेंड करती हूँ कि नहीं लिखे, मतलब कुछ उसका कोई बेनिफिट ही नहीं है कि मेरा एग्जामिनर इम्प्रेस हो रहा है और मार्क्स ज्यादा दे रहा है, अच्छा सी सोर्सेज लिखे। इनफैक्ट मुझे तो लगता है वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एनर्जी है, इतना टाइम ही नहीं रहता, नहीं पढ़ते हैं वो सोर्सेज। इज इनसिग्निफिकेंट, बहुत इनसिग्निफिकेंट, इसका कोई मतलब नहीं है। मतलब अभी मेरे जितने भी स्टूडेंट्स का क्लियर हुआ है, हर्ष है, विशांत है, ये लोग ने कभी सोर्सेज नहीं लिखा है रिपोर्ट में, उनका क्लियर हुआ है एग्जाम। ठीक है, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। अच्छा, हाँ प्रीतम सही है, प्रेसी 20 मिनट में करना होगा, मगर मैं इसीलिए कहती हूँ प्रेसी हमेशा लास्ट में रखो, क्योंकि फिर प्रेसी में आप उसी हिसाब से टाइम को आप मैनेज कर पाओगे। ओके, मगर हाँ, अगर आप लोगों ने शुरू से ही टाइम मैनेज मैनेज करना सीख लिया, इन द सेंस के ऐसे को 290 280 में नहीं भाई, 290 में या 300 में खत्म किया, बाकी सारे किसी में आप बियॉन्ड नहीं जा रहे हो, तो आपका ये खत्म हो जाएगा 3 घंटे में। और प्रेसी भी, हाँ बिल्कुल शुभम, प्रेसी लास्ट में ही करना है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट, मेरा एक स्टूडेंट था निखिल, वो बेसिकली सिविल्स का स्टूडेंट था, तो वो अच्छा स्टूडेंट था, बहुत ब्राइट था, मेरा अभी कांटेक्ट नहीं है उससे। उसका ना प्रेसी बहुत बड़ा स्ट्रेंथ था, राइट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग वो प्रेसी बहुत अच्छा लिखता था। ठीक है, और मुझे उसकी प्रेसी चेक करने में हार्डली 3-4 मिनट लगते थे, मतलब मैं देखती थी वो वंडरफुल। तो उसको, और मैं हमेशा से सबको बोलती थी, जब वो मेरे बैच में एनरोल था सभी स्टूडेंट्स को बोलती थी प्रेसी लास्ट में। और वो जो एग्जाम दिया था वो 2020 का दिया था, उसमें मार्च मार्च पर प्रेसी आई थी, मार्च मंथ में, वो डिफिकल्ट प्रेसी थी, उसको प्रेसी करने में 1 घंटा लग गया। उसके बाद उसका नर्वस ब्रेकडाउन हो गया, उसका सारा पेपर उसका खराब हो गया। इसीलिए स्टूडेंट्स, समझदारी यही है, प्रेसी लास्ट में अटेम्प्ट करना है। ओके, प्रेसी रफ में कैसे करें। देखिए आपको एक फाइल मिली है, मैं वो फाइल आप लोगों को दिखा देती हूँ वैसे। आपने देखा है ग्रुप में आपको ना मिली है फाइल, स्पेसिमेन वाली फाइल, स्पेसिमेन कॉपी, आप लोग देखो ग्रुप में, आपको मैं शेयर कर देती हूँ वो, शेयर कर देती हूँ। नहीं ये नहीं है, फाइल शेयर कर देती हूँ, एक सेकंड। ये स्पेसिमेन कॉपी है जो आप लोगों को ग्रुप में दी गई है, फाइल्स में चेक करना। ठीक है, ये सेम इसी तरह की, मैंने इस पे तो वीडियो बनाया हुआ है, क्या क्या लिखना है, कहाँ कहाँ इंस्ट्रक्शंस के बारे में बताया हुआ है सब कुछ। तो एकदम लास्ट में देखो आपको रफ वर्क मिला हुआ है, यहाँ पे आपको करना है प्रेसी का रफ वर्क। और बहुत जरूरी है, चाहे प्रेसी आपने कितनी खराब लिखी हो, रफ वर्क जरूर से करना। और रफ वर्क करने के बाद उसको ऐसे स्क्रोल कर देना, ऐसे करके स्ट्राइक स्ट्राइक ऑफ करना है डायगोनली। ठीक है, ये सब इंस्ट्रक्शन में बताया हुआ है, अगर आपने वो नहीं देखा, मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन करके वीडियो है, उसको जरूर से देखना। अगर आप इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करते तो हिडन पेनाल्टी है। ओके, तो ये बुकलेट जो है एकदम इसके लास्ट में आपको रफ वर्क मिलेगा। ओके, अच्छा इसके अलावा और क्या है, ऐसे में क्या जो पूछा है उसे काउंटर भी कर सकते हैं, उसके पॉजिटिव साइड ही लिख सकते हैं। देखिए प्रीतम, एक होता है जो आप बोल रहे हो उसको हम लोग कहते हैं बैलेंस्ड ओपिनियन रखना। ठीक है, जैसे क्वेश्चन एक है, मैं बता रही हूँ, फेमिनिज्म इज मोर हैज डन मोर हार्म देन गुड। ये क्वेश्चन सुनो, फेमिनिज्म हैज डन मोर हार्म देन गुड। तो यानी फेमिनिज्म जो है ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है या पहुंचाया है
अच्छे करने की अपेक्षा उसने ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। तो मेरा जो एस्से होगा, जब मैंने इस पे एस्से लिखा था, तो मैंने क्या किया, इंट्रोडक्शन में मैंने उसने फेमिनिज्म में, जो फेमिनिज्म की वजह से जो जो विमेन को फायदा मिला है ना, वो सारा लिख दिया। विमेन को राइट टू वोट मिला, पहले नहीं मिलता था, ये यूरोप में शुरू हुआ, यूरोप में भी नहीं मिलता था राइट टू वोट, ठीक है। तो फेमिनिस्ट मूवमेंट हुआ, उसमें राइट टू वोट मिलने लगा। उनके उनके जो ड्रेसेस होते थे, अगर आप यूरोप में देखोगे, पहले के जो ड्रेसेस होते थे बहुत बल्की ड्रेसेस होते थे, बहुत बल्की, ठीक है। उन लोगों को पहनने में हालत खराब हो जाती थी, उन लोगों को बाल खोलने नहीं दिया जाता था। तो फिर उसके बाद रेनेसा आया, फेमिनिस्ट मूवमेंट चला, तो उनके ड्रेसेस में बदलाव आया, उनको बाल खोलने का भी उनको मिला, ठीक है। तो फेमिनिस्ट मूवमेंट से बहुत फायदा हुआ। फिर मैंने सेकेंड पैरा से शुरू कर दिया, नुकसान क्या क्या पहुंचाया जा रहा है, ठीक है। तो फिर मैंने बताया, इन द नेम ऑफ फेमिनिज्म द women आर कंसिडरिंग themselves as superior and men inferior। फेमिनिज्म का ये मकसद नहीं है कि मेन को इंफीरियर करार दे देना, अपने आप को सुपीरियर नहीं, ठीक है। तो उसके बाद आप फ्लो में चलो, फिर उसके बाद आप नुकसान नुकसान बताते जाओ। आप कोई कोई क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन अपना अलग लिख देते हैं, और फिर पहले नुकसान बताते हैं, फिर एक कंक्लूजन के पहले वाला जो पैराग्राफ है उसमें फायदा बता देते हैं, और फिर कंक्लूजन में अपना एक स्टैंड दे देते हैं। उस वो भी कर सकते हैं। कोई कोई ऐसा ऐसा है, मतलब ऐसा ऐसे क्वेश्चन होता है जिसमें हमें नुकसान ही बताना होता है, तो फिर हम नुकसान ही बता देते हैं, ठीक है। तो डिपेंड करता है, ओके। मगर बैलेंस ओपिनियन, और आपको अपना वर्ड्स भी ध्यान रखना है, ओवर क्राउडेड नहीं करना कंटेंट का। शुभम पूछ रहे हैं, मैम ऐसे आर्गुमेंट में कंप्लीट फॉर्मेट में लिखने पर अगर डेटा कम हो तो भी मिनिमम मार्क्स कितने मिल सकते हैं? जैसे अगर किसी टॉपिक के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, देखिए सूरज, ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसा ऐसे लिखना पड़े, ऐसा आर्गुमेंट लिखना पड़े जिसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है। तो पहली चीज, ऐसा ऐसा क्वेश्चन आप कब अटेम्प्ट करोगे, जब सारा क्वेश्चन फिनिश हो जाए, उसके बाद ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे। ट्रेसी बस रह जाएगा, बाकी सारा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लोगे। फिर इसको आप फ्रीली सोचोगे, एकदम फ्री थिंकिंग ऐसे सोचोगे, और फिर कुछ ना कुछ लिखोगे, ठीक है। तो ऐसे केस में अगर एग्जामिनर, देखिए उस पर डिपेंड करता है कि आपने जितना कंटेंट दिया है, चाहे वो ऐसे क्वेश्चन है या आर्गुमेंट क्वेश्चन, उससे कनेक्टेड जितना कंटेंट दिया है, क्या वो रेलिवेंट है, क्या वो क्वेश्चन के डिमांड को फुलफिल कर रहा है। आपने डेटा नहीं दिया मगर ऐसा कंटेंट दिया है जो आपके ऐसे क्वेश्चन के डिमांड को फुलफिल कर रहा है, ठीक है, तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। अगर डेटा नहीं है तब भी मिल जाएंगे, मगर कनेक्टेड होना चाहिए कंटेंट। अगर कनेक्टेड है, रेलिवेंट है क्वेश्चन के डिमांड के हिसाब से, तब आपको मार्क्स मिलेंगे। अब मैं ये नहीं बता सकती कितने मिनिमम मार्क्स मिलेंगे। जैसे मैं, अगर सपोज मेरे पास ऐसे ऐसे आता है, वो तो डिपेंड करता है एग्जामिनर पर, उनकी अपनी सब्जेक्टिविटी हमेशा रोल प्ले करती है, ये चीज ध्यान रखना। जब भी 10 पेपर बेस्ड एग्जाम होता है, तो सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व रहती है। हम लोग मशीन नहीं है, हम लोग ह्यूमन बीइंग है, इसलिए मैं कहती हूँ हमेशा एग्जामिनर फ्रेंडली अपने आंसर स्क्रिप्ट को बनाओ। एग्जामिनर फ्रेंडली कैसे बनाओगे, राइटिंग, आप वनराज का आप लोग देखो, ठीक है। तो वनराज का आप देखोगे, 2 लाइंस के बीच में गैप, 2 वर्ड्स के बीच में एकदम नीट एंड टाइटी, एकदम नीट एंड टाइटी। तो एग्जामिनर को एफर्ट्स ही नहीं लगेगा, आराम से चेक, खराब लिखा है तो खराब मार्क्स देगा, अच्छा लिखा तो अच्छा मार्क्स देगा, इरिटेट नहीं होगा, अरे क्या लिखा है, ये क्या वर्ड है, ये क्या लेटर है, उस, है ना, शिकन नहीं आएगी माथे में। मगर जिसकी खराब राइटिंग होगी, समझ ही नहीं आ रहा बंदा क्या लिखा है, तो वो बहुत इरिटेट हो जाएगा। तो सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व है। अगर सपोज मैं एग्जामिन कर रही हूँ किसी का आंसर, और उसने रेलिवेंट कंटेंट दिया है मगर डेटा नहीं दिया है, ठीक है, और पूरा अच्छे से, मतलब ये नहीं कि 200 वर्ड्स में, 300 वर्ड्स में उसने ऐसे लिख दिए हैं, और डेटा नहीं दिया मगर सारा रेलिवेंट कंटेंट दिया है, इंट्रोडक्शन भी अच्छा दिया, कंक्लूजन भी अच्छा दिया, तो मैं उसको 8 दूंगी। मगर उसका अगर इंट्रोडक्शन लूज है, कंक्लूजन लूज है, बीच में उसने डेटा ठीक ठीक दिया है, कनेक्टेड दिया है, सॉरी नॉट डेटा, कंटेंट कनेक्टेड दिया विदाउट एनी एविडेंस, विदाउट एनी डेटा, तब मैं उसको 5 दे दूंगी, 4 5 डिपेंड करता है, ओके। अच्छा, अब मैम, हाउ टू इवैल्यूएट आवर ओन पैसेज आंसर, व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर द सेम? ठीक है, ये जो क्राइटेरिया आप पूछ रहे हैं इसको हम कहते हैं असेसमेंट पैरामीटर्स। तो इसके बारे में मैं आज नहीं बात करूंगी, इसके बारे में मैं कल बात करूंगी। पूरा एग्जामिनर
क्या देखकर आपको मार्क्स देता है, आपके कंटेंट में क्या ऐसा देखता है, तो उसकी बहुत डिटेल है, तो मैं इसके बारे में क्लास लूंगी। ओके। अच्छा अब, हाँ शुभम, स्पेलिंग मिस्टेक्स होते हैं बिकॉज हिंदी मीडियम से हूँ, हाउ टू अवॉइड एंड क्या इससे ज्यादा मार्क्स कट जाते हैं। देखिए, स्पेलिंग मिस्टेक कौन से वर्ड की स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है? अ, जैसे अमेंडमेंट की, अभी मैंने एक इवेलुएट किया था, उसमें अमेंडमेंट की स्पेलिंग मिस्टेक, ठीक है। तो ना जो ओवरली यूज्ड वर्ड्स है उनकी स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है, तो फिर उससे मार्क्स क्या कटते हैं, एक इम्प्रेशन जाता है एग्जामिनर के दिमाग में कि अच्छा इसको स्पेलिंग नहीं पता है, ठीक है। मगर फिर भी ये एक मेंटल ब्लॉक नहीं क्रिएट करता, अच्छा उसको स्पेलिंग नहीं पता है, ओहो अच्छा तो इसको मार्क्स नहीं दूंगा, वो मेंटल ब्लॉक नहीं होता है। मगर एक होता है कि हाँ इसने कंटेंट अच्छा दे दिया है, मगर कहीं कहीं से स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है। इनफैक्ट मैंने तो ये भी देखा है, फुल स्टॉप भी नहीं देते, पंचुएशन मार्क भी नहीं देते, इंडिया में आई स्मॉल लिखते हैं, कैपिटल लेटर की भी मिस्टेक होती है, ठीक है। मगर कंटेंट थोड़ा ठीक होता है तो भी मार्क्स मिल जाते हैं, मैं दे देती हूँ, ठीक है, और मिलते हैं। ओके। याद रखना, आप लोग एसी बनोगे, इंग्लिश के पंडित नहीं बनोगे, है ना। वो लोग आपसे एक्सपेक्ट भी नहीं करते आप इंग्लिश के पंडित बनो। इसीलिए एक मेरा स्टूडेंट है संदीप, अभी भी मेरा कांटेक्ट में है, इसी बैच का है वो। तो वो ना बहुत भारी भरकम, एकदम भारी भरकम शब्द लिखता था, बहुत अंग्रेजी बहुत झाड़ता था वो। तो मैंने उसको कहा कि अंग्रेजी कम झाड़ो, कंटेंट पे ज्यादा ध्यान दो। और उसने काफी मेहनत की, और अभी मैंने इसका इवेलुएट किया, हालांकि उसको 50 मार्क्स आए हैं अभी 200 में, मगर उसने अब अंग्रेजी हल्की फुल्की कहीं कहीं झाड़ी है, ज्यादा अंग्रेजी उसने नहीं झाड़ी है। तो वो बहुत मेहनत करके उसको समझ में आ गया मुझे अंग्रेजी नहीं झाड़ना है, क्योंकि मैं एसी बन रहा हूँ, मैं इंग्लिश से इंप्रेस नहीं करोगे एग्जामिनर को, अपने कंटेंट से इंप्रेस करना है। ओके। निशांत, मैडम अगर ऐसे आर्गुमेंट और रिपोर्ट में किसी पॉलिटिक्स और रिलीजन को मेंशन किया है तो क्या हमको पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी का नाम और हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, 2021 में या 20 में क्वेश्चन आया था, पॉलिटिक्स हैज बिकम हेरिडिटरी बिजनेस फैमिली, कुछ ऐसे क्वेश्चन आया था, रिमेम्बर? किसी को अगर याद होगा तो 2021 में शायद आया था, मैं आपको दिखा रही हूँ, क्वेश्चन दिखाना बहुत जरूरी है। ऐसे मैं स्टूडेंट्स को हमेशा बोलती हूँ कि कभी भी किसी भी पार्टी का नाम, किसी भी लीडर का नाम नहीं लेना है, कभी नहीं लेना है। ओके। तो अगर आप पार्टी या लीडर का नाम ले रहे हो, तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं शो कर रहे हो कि आप किस उस पार्टी की तरफ फेवरेबल हो या अनफेवरेबल हो, आप दिखा रहे हो। तो आप वो नहीं दिखा सकते हो, आपको कहीं से भी अपना बायसनेस नहीं दिखाना, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ओके। अब मैं शेयर कर रही हूँ। एक सेकंड। देखिए, ये है 2021 का ये 2021 का क्वेश्चन है, और आप लोग को स्क्रीन में दिख रहा होगा, पार्टी पॉलिटिक्स इन इंडिया इज अ फ्लरिशिंग फैमिली बिजनेस। ओके। तो बेसिकली आपको अपने एंटायर स्क्रिप्ट में पहली चीज आई एंड यू मेंशन नहीं करना है, अंडरस्टूड? आई मेंशन करोगे तो आप आ जाओगे, यू मेंशन करोगे तो एग्जामिनर आ जाएगा, ये दोनों का कोई काम नहीं है आपके आंसर स्क्रिप्ट में। दूसरा, अपने आंसर स्क्रिप्ट के थ्रू आप एग्जामिनर को बिल्कुल भी इंडिकेशन मत दो आपकी जेंडर क्या है, आपका कास्ट क्या है, आप कौन से रीजन से बिलोंग करते हो, आपका रिलीजन क्या है, आपका फेवरेट पार्टी कौन है, फेवरेट लीडर कौन है, कुछ नहीं। रिजर्व कैटेगरी के और जनरल कैटेगरी बिल्कुल नहीं बताना है। एक क्वेश्चन आया था, कुछ विमेन एम्पावरमेंट पे मैंने क्वेश्चन दिया था, तो एक स्टूडेंट है, वो लिखता है दीज विमेन, मैंने कहा दीज विमेन लिखे हो ना, पता चल गया तुम मेल हो, समझ में आया? तो कितना छोटी सी चीज उसने लिखी ना, दीज विमेन। फिर एक बच्चे ने, मैं शुरुआत की बता रही हूँ 2018 की, तो एक बच्चे ने मुझे आर्गुमेंट दिया था, रिजर्वेशन पे क्वेश्चन था, आर्गुमेंट फॉर में भी लिखा, अगेंस्ट में भी लिखा, ठीक है। तब मैं टेलीफोनिक फीडबैक मैंने उसको दिया, मैंने कहा कि तुम जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, बोला हाँ मैम।
मैंने कहा आपके पूरे आर्गुमेंट से पता चल रहा है, जबकि फॉर और अगेंस्ट दोनों में लिखा है, मगर फिर भी पूरे आर्गुमेंट से पता चल रहा है। बिल्कुल नहीं बताना है। आप साउथ इंडियन हो, नॉर्थ इंडियन हो, राजस्थानी हो, आप जनरल कैटेगरी के, रिजर्व कैटेगरी के, कुछ नहीं, मतलब एकदम कोई इंडिकेशन नहीं देना है, ठीक है। एकदम आप इंडियन सिटीजन हो, सेक्युलर हो, ओके। आपका, आप ऑफिसर बनने जा रहे हो तो आपका मेन क्या है कि इंडिया का ग्रोथ हो, किसी पर्टिकुलर रिलीजन, किसी पर्टिकुलर कास्ट का ग्रोथ हो, ठीक। अच्छा, तो आपको कहीं पर कोई पार्टी का नाम, लीडर का नाम, किसी का मेंशन नहीं करना है। मगर जैसे निशांत ने पूछा, यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो अब अनअवॉइडेबल है। जैसे ये, पार्टी पॉलिटिक्स इन इंडिया हैज बिकम अ फैमिली बिजनेस, अब ये क्वेश्चन है। अब आपको फिर तो पार्टी का नाम देना ही पड़ेगा कि वो कैसे फैमिली बिजनेस हो गई। अगर आप इसमें पार्टी का नाम नहीं दोगे तो फिर आप इस क्वेश्चन को जस्टिफाई नहीं कर पाओगे। समझ में आया? तो अब मैं आपको ना इसका ना आंसर दिखाऊंगी, तब आपको पता चलेगा। मेरा जितने भी अगर किसी के पास बुक है मेरी, तो उनको पता चलेगा कि जितने भी मैंने आंसर लिखे उसमें मैंने कभी भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या किसी भी, क्या बोलते हैं, लीडर का नाम नहीं लिखा है। बहुत लोग ऐसे लिखते हैं, आर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ठीक है, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर इसको मत मेंशन करो। आप सरकार लिखो ना, द गवर्नमेंट हैज इनिशिएटेड दिस स्कीम, ये स्कीम, वो स्कीम, ये सब मेंशन करो। ठीक है, ये 2021 का सॉल्व पेपर है। तो पार्टी पॉलिटिक्स इन इंडिया इज अ फ्लरिशिंग बिजनेस, फैमिली बिजनेस। अब देखिए, मैंने इसका आंसर लिखा, मुझे यहाँ पर मेंशन करना पड़ा क्योंकि जरूरी था, अदरवाइज आप लोग मेंशन नहीं करोगे। कहाँ है, ये रहा। तो मैंने जो शुरुआत किया, इसमें मुझे फ्लरिशिंग फैमिली बिजनेस पे मेन फोकस करना है, ठीक है। तो मैंने लिखा, पावर इज बाय नेचर इनहेरिटेड इन मोनार्कीज, बट इवन डेमोक्रेसी वेयर सिटीजंस मे चूज देयर लीडर इन फ्री एंड फेयर इलेक्शन हैव सीन इलेक्टेड लीडर्स हैविंग फैमिली टाइज टू पॉलिटिक्स। ठीक है, तो मैंने यूरोप का एग्जाम्पल दिया कि यूरोप में एकदम रॉबस्ट डेमोक्रेसीज है, मगर 13% ऑफ यूरोपियन प्रेसिडेंट्स एंड प्राइम मिनिस्टर बिटवीन इतना केम फ्रॉम पॉलिटिकल फैमिलीज। अब मैं इंडिया के बारे में बात कर रही हूँ। तो इवन इन इंडिया डायनेस्टिक पार्टी पॉलिटिक्स है। तो मैंने इसमें एग्जाम्पल दिया, नेहरू गांधी फैमिली हैव 36 डायनेस्टिक एमपीज इन द लोकसभा सिंस इतना। फिर बीजेपी प्रैक्टिस द सेम विद 31 डायनेस्टिक एमपीज। फिर रीजनल पार्टीज का मैंने एग्जांपल दिया, मुलायम सिंह यादव फैमिली इन उत्तर प्रदेश, करुणानिधि फैमिली इन डीएमके इन तमिल हैव पार्टी पॉलिटिक्स एज ए फ्लरिशिंग फैमिली बिजनेस। तो मैंने ये जो फैक्ट था, इसको मैंने स्टैब्लिश कर दिया सेकेंड पैरा में। अब इसके बारे में मैं यहाँ पर बता रही हूँ, क्यों ये लोग ऐसे करते हैं, फैमिली बिजनेस क्यों करते हैं। इसलिए करते हैं ताकि ना आउटसाइडर आउटसाइडर के पास पावर ना चला जाए, डज नॉट स्लिप इनटू द हैंड्स ऑफ आउटसाइडर। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, ऐसे जो जिनकी पॉलिटिक्स फैमिली बिजनेस है ना, वो अटेंशन नहीं देते अपनी पार्टी को स्ट्रेंथन करने में, वो अटेंशन देते हैं अपनी फैमिली एनरिचमेंट में और पावर प्रिजर्वेशन में, ताकि पावर प्रिजर्व रहे फैमिली के अंदर। इट इज वैलिडेटेड बाय द फैक्ट, ये चीज पावर प्रिजर्व रहे फैमिली में। तो क्या किया लालू प्रसाद यादव ने, क्या किया, इतना 950 करोड़ का उसने घोटाला किया, चारा घोटाला, तो अपनी इलिटरेट वाइफ को अपना सक्सेसर बना दिया, ओके, ताकि पावर फैमिली के अंदर रहे। फिर दूसरा रीजन क्या है, मनी एंड हेरिडिटरी पॉलिटिक्स। रीजन नहीं बताया इसमें, मनी एंड हेरिडिटरी पॉलिटिक्स को रिलेट क्लोजली। इलेक्शन कमीशन का रिपोर्ट बताया कि हेरिडिटरी एमपीज आर अबाउट 4 टाइम्स रिचर, जो हेरिडिटरी एमपीज है यानी जो फैमिली बिजनेस है जिनका, वो 4 टाइम्स रिचर एंड देन दोज हु हैव नो फैमिली बैकग्राउंड इन पॉलिटिक्स। एन एग्जांपल ऑफ हाउ, एक तो मनी भी एक रीजन है एक तरीके से, कैन बी मेड came in 2010 when Jagan Mohan Reddy, the son of the late CM of Andhra, reportedly paid rupees 84 crore in advance tax. फिर मैंने इसको कंक्लूड कर दिया, टुवर्ड द ग्रोथ ऑफ डायनेस्टीज विद इन आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी उस समय नया ही नया था, तो इट हैज बैंड फैमिली मेंबर्स फ्रॉम कंटेस्टिंग फ्रॉम द सेम कॉन्स्टिट्यूएंसी। मगर अब हम लोग नहीं कह सकते ये चीज, ठीक है। This step is welcomed as dynastic politics jeopardizes the concept of democratic socialism, as it strengthens the sentiments of me and my family instead of nation first. It also gives rise to a form of dictatorship in democracy and burdens the country with incompetence.
ऑब्वियसली फैमिली बिजनेस है, तो तुम कॉम्पिटेंट हो या ना हो, तुम आ जाओ पॉलिटिक्स में। ओके, अच्छा, तो ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेती हूँ। कुमार संभव बस एसी बन जाए, क्या हिंदी क्या इंग्लिश। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, आपके अंदर जो कैडेट्स रहेंगे, ऐसे भी कैडेट्स रहेंगे जिनको इंग्लिश भी नहीं आती, हिंदी भी नहीं आती है, राइट। तो ये इंग्लिश हिंदी का चक्कर इतना एसी में इंपॉर्टेंट नहीं है, बस क्या है कि कंटेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, पोल वॉल्यूम्स इन बंगाल 2021 में आया था। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स, और कोई क्वेरी है आप लोगों की? कोई और क्वेरी? आप लोग है ना, अपने आंसर्स जो मुझे लिख के दिखाते हो, मैं इवेलुएट कर रही हूँ, मैं पहली बार ऐसे कर रही हूँ, मतलब मैंने कभी इस तरह से ना इवेलुएशन नहीं किया, ओपन इवेलुएशन मैंने कभी भी नहीं किया। तो मगर अच्छा लग रहा है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो जिनको डर लगता है 200 मार्क्स का पेपर अटेंड करने में, तो बिट्स एंड पीसेस में इवेलुएट करवाना पसंद करते हैं, तो उनके लिए भी अच्छा है। और एक चीज ये है कि जैसे वनराज ने मुझे बोला अभी, मैसेज किया कि जो फीडबैक मिल रहा है ना, उससे काफी डिसअपॉइंटमेंट हो रहा है। ठीक है, क्योंकि फीडबैक बहुत अच्छा अगर नहीं मिल रहा है तो डिसअपॉइंटमेंट होता है। मगर स्टूडेंट, मैं आपको बताऊं, मैंने ऐसे भी स्टूडेंट को देखा हुआ है, हिंदी मीडियम का एक स्टूडेंट था, मेरा कोई कांटेक्ट नहीं है, ठीक है, उसने कभी एक बार मुझे कांटेक्ट किया था, तो मैंने एक बार बस उसका इवैल्यूएट किया था, अदरवाइज नहीं। पता चला उसका रिटर्न क्लियर हो गया। एसी बना नहीं बना ये चीज मैं नहीं बताऊंगी, मुझे पता ही नहीं है। उसका रिटर्न क्लियर होगा, उसने सिर्फ 1 महीना पेपर 2 को दिया था, सिर्फ 1 मंथ। तो ना, पेपर 2 का जो एस ग्रामर टेक्स टाइम, ओके, ग्रामर टेक्स टाइम, मगर एक बार वो टाइम लेगा, मगर फिर आपको उसका आउटपुट भी बहुत मिलता है। मगर जो राइटिंग प्रैक्टिस है ना, आप 1 महीने 1.5 2 महीने भी कर लो। मैं तो कहती हूँ कि मार्च से शुरू करना चाहिए राइटिंग प्रैक्टिस, अगर 2 महीने भी आप अच्छे से कर दो, फीडबैक को बहुत कंस्ट्रक्टिवली लो। कोई कोई फीडबैक को लेकर डिसअपॉइंट हो जाते हैं, बहुत ज्यादा ही डिसअपॉइंट हो जाते हैं, इतना ज्यादा कि मेरे को ब्लॉक भी कर देते हैं सुनिए, ठीक है, मैंने ये भी देखा है, सिंपली दे ब्लॉक में। तो मेरी गलती नहीं है ना, मुझे तो फीडबैक देना पड़ेगा ना, मैं फ्लैटर करने के लिए यहाँ पर नहीं हूँ क्यों, वाह बहुत अच्छा दिख रहा है, बहुत अच्छा लिख रहा है, ऐसा नहीं है। फीडबैक रहेगा, थोड़ा पिंचिंग रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है, उसमें आपको जो मिस्टेक्स बताए जा रहे हैं उसको नलीफाई करो। और मैं आपको कह रही, टाइम अभी भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी भी है टाइम, आप लोग आराम से इम्प्रूवमेंट ला सकते हो। ओके। हम्म, देखिए, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम का, मैं जब अभी मैंने हिंदी का चेक किया था, मैं भूल रही हूँ, आप ही के ग्रुप में मैंने सेंड किया, ठीक है। अब हिंदी में जो उसने हिंदी लिखी थी, उसमें इंग्लिश के वर्ड्स थे, तो वो गलत हो गया ना। अच्छी हिंदी लिखो। अब जैसे उसने लिखा था इसके चलते नहीं, इसकी वजह से, तो प्रॉपर हिंदी लिखो। और पता है, हिंदी से भी इम्प्रेस होते हैं, ऐसा नहीं इंग्लिश से। मैं तो जब भारी भरकम कोई इंग्लिश लिखता है ना, तो मुझे डिप्रेशन होने लगता है कि ये क्या लिख रहा है, कंटेंट पे ध्यान दो। और वैसे ही हिंदी में अगर आप भारी भरकम हिंदी लिखोगे तो डिप्रेशन नहीं होता है, बहुत इंप्रेस होते हैं सच में। और कंटेंट भी अगर अच्छा हो तो मजा आ जाता है ऐसे हिंदी पढ़ के। अगर आप लोग हिंदी की कविताएं सुनो तो बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो आप लोग है ना, आप लोग में जो इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट नहीं बहुत अच्छा करते। मैंने एक हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है हर्ष, अगर मेरे पास उसकी कोई नोट होगी, आंसर स्क्रिप्ट मैं ढूंढूंगी, तो मैं जरूर आप लोगों को दिखाऊंगी नेक्स्ट क्लास में। और जो आप किसी ने पूछा था कि किस तरह से सेल्फ इवैल्यूएशन करेंगे, तो उसके बारे में हम कल बात करेंगे। ओके, ओके स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, 1 मिनट मैं देख लूँ और क्या है। ठीक है शिवांश, चलिए एक ग्रामर का भी क्लास ले सकते हैं, अगर आप लोगों को कोई ऐसा टॉपिक समझना है ग्रामर का जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम उसका भी क्लास ले सकते हैं, ठीक है। हम एक बार रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का भी क्लास ले लेंगे और एक प्रेसी का भी ले लेंगे। ओके, ठीक है, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।